हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 79 है। इससे पहले हम 78 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 4 मई 2023 शिफ्ट 2 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप करें, हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर? तो अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये अकबर का बेटा जहांगीर बैठा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर इसने न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया। ठीक है, न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर ए अदल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जंजीर ए अदल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर को, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, जिसे बजाकर कोई भी राजा से न्याय की मांग कर सकता था। ओके, इसके अलावा जहांगीर ने किन चीजों का निर्माण करवाया? तो जहांगीर ने निर्माण करवाया था शालीमार बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, शालीमार बाग का निर्माण करवाया श्रीनगर में। ठीक है, और इसने लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, जहांगीर इसने इतामुद्दौला का मकबरा बनवाया। ठीक है, इतामुद्दौला का मकबरा का निर्माण करा और नूरजहां का मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है, नूरजहां का मकबरे का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर इसकी आत्मकथा भी है। ठीक है, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा। ठीक है, फिर ऑप्शन में हम बात करें शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां यह एक मुगल बादशाह था। शाहजहां इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाया था इसने आगरा में अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है, इसके अलावा शाहजहां ने किन चीज़ों का निर्माण कर? इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है, लाल किले का निर्माण करवाया दिल्ली में, और इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। फिर बात करें हम शेरशाह सूरी की। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ये सूरी साम्राज्य का शासक था। ठीक है, सूरी साम्राज्य का शासक था। ठीक है, शेरशाह सूरी इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करा, जो कि अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक। ठीक है, अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक इसने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी इसने किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी इसके कार्यकाल में पहली बार, ठीक है, पहली बार रुपया मुद्रा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहली बार इसके कार्यकाल में रुपया मुद्रा की शुरुआत हुई थी, जो कि अब तक चलती आ रही है। ठीक है, और इसने कई प्रशासनिक सुधार भी करवाए थे शेरशाह सूरी ने। ओके, फिर बात करें हम औरंगजेब। तो औरंगजेब इसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ओके,
औरंगजेब इसने कौन से युद्ध किए? तो औरंगजेब इसने सामूगढ़ का युद्ध किया 1658 में। इसके बाद इसने खजवा का युद्ध किया 1659 में। ठीक है, ओके। औरंगजेब ने युद्ध किया सामूगढ़ का 1658 में और खजवा का 1659 में। ठीक है, औरंगजेब इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था लाहौर में। ठीक है, और औरंगजेब इसने इसके अलावा और किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब इसने दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और इसने बीबी का मकबरा का निर्माण करा। ठीक है, बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने। तो ये थी सारी डिटेल इनके बारे में। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट जरूर बनाइए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट है मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का संग्रह है। झुम्पा लहरी, आर के नारायण, चेतन भगत या अमीश त्रिपाठी। ठीक है, तो मालगुडी डेज यह किसकी लघु कहानियों का संग्रह है? तो यह आर के नारायण का। राइट आंसर ऑप्शन बी आर के नारायण। ठीक है, झुम्पा लहरी की कौन सी है? तो इनका है द नेम शेक। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है द नेम शेक। चेतन भगत इनकी है 5 पॉइंट समवन। ओके, अमीश त्रिपाठी की तो इनकी है द सीक्रेट ऑफ द नागास। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ द नागास अमीश त्रिपाठी की है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? चार्ल्स कैनिंग, चार्ल्स कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये गैर कानून घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। राइट आंसर ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक ये है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, और इसने सती प्रथा को गैरकानून घोषित किया था 1829 में। ठीक है, और इसने 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया। चार्टर अधिनियम पारित किया। ओके, फिर बात करें चार्ल्स कैनिंग की। ठीक है, तो कैनिंग ये है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। ठीक है, कैनिंग इसने 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था। ठीक है, सफलतापूर्वक दबा दिया था। ओके, फिर बात करें कार्नवालिस की। तो कार्नवालिस यह है बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, कार्नवालिस इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है कार्नवालिस को। कार्नवालिस इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कार्नवालिस ने। ठीक है, फिर बात करें कार्नवालिस के कार्यकाल में क्या हुआ। तो इसके कार्यकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से
1792 में, ठीक है। और इसके बाद 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे टीपू सुल्तान और कार्नवालिस ने, ठीक है। फिर बात करें हम वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था, ओके। वॉरेन हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग इसने इसके कार्यकाल में प्रथम मराठा युद्ध थे, ठीक है। प्रथम मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में, ठीक है। 1775 से 82 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था और इसके बाद 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। और इस पर हस्ताक्षर किए थे वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे ने, ठीक है। महादाजी शिंदे ने, ठीक है। फिर वॉरेन हेस्टिंग इसके कार्यकाल में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि 1780 से 84 में हुआ था और इसके बाद मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। मैंगलोर की, हाँ ठीक है, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ओके। तो ये थी सारी इनके बारे में डिटेल। तो आप इसे नोट कीजिएगा कि कौन भारत का कब गवर्नर जनरल था, बंगाल का कब था, अंतिम कौन था, प्रथम कौन था। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, भारत में गिर का जंगल किस जानवर का अंतिम बचा हुआ निवास स्थान है? एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, काला चीता, एशियाई चीता। तो भारत में गिर का जंगल किस जानवर का अंतिम बचा हुआ निवास स्थान है? तो ये है एशियाई शेर का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, एशियाई शेर। नेक्स्ट है, 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करते हैं? 5, 7, 8, 6। तो 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 7 देश। राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 देश। और ये 7 देश कौन से थे? तो ये हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, ओके। तो ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करते हैं 2022 के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? गैर, कालबेलिया, चारी या घूमर। तो राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कालबेलिया नृत्य को। राइट आंसर ऑप्शन बी, कालबेलिया, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण या ग्रह। तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये है शुक्र ग्रह का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट है, वे वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती कहलाती हैं? चालक, विद्युत रोधी, संधारित्र या प्रेरक। तो वे वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं वो कहलाती है विद्युत रोधी। राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत रोधी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था? नैना देवी, सिद्धेश्वर देवी, गिरिजा देवी या अन्नपूर्णा देवी। तो ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था गिरिजा देवी को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरिजा देवी, ओके। नेक्स्ट है, हरे और कोमल तने वाले पौधों को डैश कहा जाता है? झाड़ियाँ, पेड़, कैनोपी
या जड़ी बूटियां? तो हरे और कोमल तने वाले पौधों को कहा जाता है जड़ी बूटियां। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में लिंगानुपात को प्रति डैश पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 100 पुरुषों, 1000 पुरुषों, 500 पुरुषों या 100 बच्चों? तो भारत में लिंगानुपात को प्रति डैश पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है तो 1000 पुरुषों पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश में रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता डैश ने की? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? तो संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता ये की है अमित शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, अमित शाह। ओके, नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 का उद्देश्य महिलाओं की शादी की उम्र को डैश वर्ष तक बढ़ाना है? 21, 18, 25 या 22? तो 2021, ठीक है, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 का उद्देश्य महिलाओं की शादी की उम्र को 21 वर्ष तक बढ़ाना है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 21 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल या पुलेला गोपीचंद? तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? तो ये जीता है साइना नेहवाल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, साइना नेहवाल। नेक्स्ट है, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं? परिपक्वता, किशोरावस्था, क्लोनिंग या नवोदित? तो जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं तो किशोर अवस्था कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। ओके, नेक्स्ट है, कार्विलोन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? तो कॉर्विलोन, ठीक है, कॉर्विलोन कप यह संबंधित है टेबल टेनिस से। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, बोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात, रूस, भारत या यूएसए? तो बोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान देश तो ये था रूस। राइट आंसर ऑप्शन बी, रूस। ओके, नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए डैश के साथ उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है? निम्न तापमान और निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता? ठीक है, तो चावल की खेती के लिए डैश के साथ उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग दंत शल्य चिकित्सा में संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, रेडॉन, आर्गन या हीलियम? तो किस गैस का उपयोग दंत शल्य चिकित्सा में संवेदनाहारी के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। राइट आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है, पद्मा सुब्रमण्यम को डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1998, 2003, 2001 या 2010? तो पद्मा सुब्रमण्यम को डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ 2003 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2003 में। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उत्पाद विधि है हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को डैश के लिए हटाने की आवश्यकता है? उत्पादन के कारकों का विश्लेषण करने, अधिक उपभोग से बचने, दोहरी गणना से बचने, व्यय के कुल मूल्य का अनुमान लगाने? तो राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उत्पाद विधि में हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए को दोहरी गणना से बचने के लिए हटाने की आवश्यकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी प्रदान करता है ग्राम पंचायतों का संगठन, काम का अधिकार, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना या सहकारी समितियों को बढ़ावा देना?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B प्रदान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिमोन वाइल्स किस खेल से संबंधित है? तैरना, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक या टेबल टेनिस? तो सिमोन वाइल्स यह संबंधित है जिम्नास्टिक खेल से। राइट आंसर ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक। ओके, तो ये थी आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।